जय हिंद। मैं विक्की कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है सभी के एग्जाम बहुत बढ़िया जा रहे होंगे, क्योंकि विकास स्टडी पॉइंट आपकी प्रिपरेशन पहले ही कितने अच्छे से करवा रहा है। आपको एक व्यू और एक आइडिया दे रहा है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कैसे कितने कितने सेक्शन है और हर सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो एग्जाम हो चुके हैं उनके आंसर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट बच्चों को ये आइडिया लग सके जो एग्जाम में वो करके आए उनमें से कितने मार्क्स वो ला सकते हैं। इसे हताश होने की जरूरत नहीं अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसको ये पता चल रहा है कि उसने गलती कहाँ की है, यानी कहां पर उसकी लापरवाही हुई है, जिस लापरवाही की वजह से ऐसा रिजल्ट आया। सो दैट अगला पेपर जो आ रहा है उसमें ऐसी कोई भी लापरवाही ना हो, उसका मोटिवेशन भी देता है हमारा विकास स्टडी पॉइंट आंसर की के माध्यम से। तो कोई भी चीज आपके साथ हो रही है ना, उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो। अगर आपके मार्क्स पिछले वाले में कम आए, परेशान मत होइए, नेक्स्ट पेपर पे फोकस कीजिए, उसको भी भूल जाइए। अब नेक्स्ट पेपर पे इस तरीके से फोकस कीजिए कि जो गलती आपने पिछले पेपर में की है वो गलती उसमें ना हो, उसमें 40 में से 40 मार्क्स कैसे लाया जाए वो ध्यान देना, उस पर फोकस करना है। ठीक है, एमसीक्यू जो आते हैं आपके पूरे बुक के, मतलब जितना भी आपको टर्म बताया गया फर्स्ट टर्म का, उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो बस करना क्या है, आपने पढ़ ऑलरेडी रखा है, थोड़ा सा रिवीजन करना है। अभी आपके पास वक्त है। आज जो मैं आपके पास लेके आया हूं ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, किसका? क्लास 12th का। ठीक है, ये 12th क्लास का है, बिजनेस स्टडीज। इनका एग्जाम जल्द ही होने वाला है, आई थिंक 13 तारीख को एग्जाम है इनका। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज फोकस कीजिएगा इस चीज के ऊपर। मेरे ख्याल से 13 को अकाउंटेंसी एंड 15 को बिजनेस स्टडीज है आपका, राइट? सो आपका एग्जाम कैसे आने वाला है आज बिजनेस स्टडीज का, ये भी हम देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाते भी जाऊंगा और कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। 3 सेक्शन आपके पास, ए बी सी। ए सेक्शन के अंदर आपके 24 क्वेश्चन है, उसमें से कितने करने? 20 करने। यानी कि यहां पर 4 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे, बिल्कुल ही नहीं आ रहे, आप उन्हें छोड़ सकते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। अगर नहीं आ रहे, अगर आ रहे अटेम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं आ रहे तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगले सेक्शन पे जाइए। इसमें भी आपके 24 क्वेश्चन है, इसमें से भी 20 करने हैं, यानी इसमें से भी आप 4 छोड़ सकते हैं। ये कभी गलती मत कीजिएगा कि 4 यहां से छोड़ सकते हैं, 4 यहां से छोड़ सकते हैं, तो क्यों ना 6 इसमें से छोड़ दूं क्योंकि नहीं आ रहे थे, और बाकी 2 इसमें छोड़ दूं। नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप 6 इसमें छोड़ेंगे इसका मतलब 2 मार्क्स आप घटा रहे हैं अपने, तो 4 को इग्नोर किया जा सकता है ए सेक्शन में और बी सेक्शन दोनों में। अब सी सेक्शन क्या है? 12 क्वेश्चन है, 10 अटेम्प्ट करने, यानी कि 2 छोड़ सकते हैं। वो तभी छोड़ना है बच्चों जब आपको नहीं आ रहा हो, जब आपको लग रहा है कि आपने काफी प्रयास कर लिया लेकिन अनुसार आ ही नहीं रहा, देन यू कैन लीव इट। अदरवाइज अगर आ रहा है तो करते जाओ ना, इससे आप भी को बेनिफिट मिलेगा कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन गलत होता है तो वहां इसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। एक बेनिफिट मिलता है ना, इसलिए बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, क्योंकि समय भी हमारे पास पर्याप्त है, 90 मिनट। और इस 90 मिनट में हमें इतने क्वेश्चन करने कितने? 20, 40 और 10, 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे अटेम्प्ट करना है आपके पेपर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेक्शन ए का ये आपका पहला सवाल क्या है, आइए समझते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। व्हिच एस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन द एबव स्टेटमेंट। यानी कि जो स्टेटमेंट आपने हमने पढ़ी है ना, तो वो कौन सा एस्पेक्ट है नेचर मैनेजमेंट का, यानी कि मैनेजमेंट का वो कौन सा एस्पेक्ट है जो इसमें बताया गया है, हमें वो बताना है। आपके ऑप्शन है ए मैनेजमेंट एज अ साइंस, बी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, या फिर डी मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। क्वेश्चन क्या पूछा है इस समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस, इसका मतलब होता है अंतर, यानी कि वो क्या अंतर है जो सक्सेसफुल मैनेजर फ्रॉम अ लेस सक्सेसफुल वन, यानी कि एक सक्सेसफुल मैनेजर है और एक कम सक्सेसफुल मैनेजर है। वन इज द एबिलिटी टू पुट द प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस, यानी कि ये एग्जांपल पूछ रहा है कि एक सक्सेसफुल मैनेजर है और एक
अनसक्सेसफुल मैनेजर, यानी कि है लेकिन कम है। तो उन दोनों में से क्या अंतर है कि ये जो प्रिंसिपल यूज करता है वो ये नहीं करता है, इस वजह से ये सक्सेसफुल है या इस वजह से ये अनसक्सेसफुल है। तो इसमें से वो क्या चीज है वो बताना है हम, जो मैनेजमेंट के नेचर को बताने का काम करते हैं। तो आपके ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्योंकि ये भी एक मैनेजर है और जो कम सक्सेसफुल है वो भी एक मैनेजर है। मैनेजर की नीतियां या मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो दोनों जानते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसको यूज करना, क्योंकि हर किसी का यूज करना, उसको एक्सिस्टेंस में लाना तरीका अलग अलग हो सकता है। तो शायद इसका जो तरीका जो सक्सेसफुल है इसका ज्यादा इफेक्टिव हो और जो लेस सक्सेसफुल है उसका कम इफेक्टिव हो। इस वजह से ये ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और ये कम हुआ। तो ये कला होती है मैनेजमेंट की, उसको किस तरीके से यूज करना है। गॉट इट? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ विल गो ऑन सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? डैश प्रोवाइड्स अ रेशनल अप्रोच फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग appropriate courses of action for achieving predetermined objective। यानी कि हमें वो रैशनल अप्रोच बतानी है, वो कौन सा चीज है या ऑब्जेक्टिव है जो प्रोवाइड करता है रैशनल अप्रोच को, किस लिए? टू सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन। यानी कि हमारी जो भी क्रियाएं होती हैं, एक्ट होता है मैनेजमेंट के अंदर करने का, तो वो कौन प्रोवाइड करता है? डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोलिंग। तो क्या है इसका सही जवाब? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग ही हमारा वो रेशनल अप्रोच होता है जो हमें बताता है कि हम किस तरीके से अपने टारगेट को या एम को अचीव कर सकते हैं। और वो उस प्लान को जब हम एक्शन करते हैं, मतलब क्रियाओं में लाते हैं, उसको शुरू करते हैं एग्जीक्यूट करना, देन वो हमारा प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या कह रहा है? मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ डैश दैट द फर्म यूजेस टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेट मार्केट। यानी मार्केटिंग मिक्स क्या है? वो कौन सा सेट है जो फर्म यूज करता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को चलाने के लिए। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोडक्शन टूल्स, बी प्रमोशनल टूल्स, सी मार्केटिंग टूल्स, या फिर डी सेलिंग टूल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग टूल्स ही है जो हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को या हमारे टारगेट मार्केट को इस तरीके से आयाम देता है कि कैसे हम उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which level of management is responsible for the welfare and survival of the organization? यानी कि इनमें से कौन सा वो मैनेजमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी, सुपरवाइजरी लेवल, या फिर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। सो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। बच्चों कमेंट में अपने ऑप्शन जरूर डाला करो, क्योंकि इससे आपको भी तो आइडिया लगेगा ना कि आपने जितना पढ़ा उसमें से कितना आप इसके अंदर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। और जब इसमें आप अच्छे खासे स्कोर ला रहे हो तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपके एग्जाम में भी बेटर मार्क्स आने वाले। गॉट इट? तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों? कौन बताएगा मुझे? बताइए बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं बच्चों। किसी को नहीं पता? कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम किस लिए? सिंपल सी बात है, इसमें सोचने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा कमान किसके पास होती है? किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर टॉप लेवल, जो सबसे ऊपर बैठे लोग हैं वही तो एग्जीक्यूट करते हैं अपनी सारी प्लानिंग को नीचे लेवल तक का। तो उसको सही कैसे रखना है, उसको कैसे बनाए रखना है, वो सारा काम किसका होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट का होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फायोल व्हिच व्हेन अप्लाइड वुड मीन दैट द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट बोथ ऑनर देयर कमिटमेंट्स विदाउट एनी प्रेजुडिस टुवर्ड्स वन अनदर। क्या कह रहा है? हमें पूछा जा रहा है कि उस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का नाम बताइए
फायोल ने कहा, जिसका मतलब ये है कि जो वर्कर और मैनेजमेंट है दोनों अपने कमिटमेंट को ईमानदारी से निभाने का कार्य करते हैं और बिना किसी भेदभाव के। तो वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, ए डिसिप्लिन, बी मेंटल रिवॉल्यूशन, सी रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, या फिर डी स्कॉलर चेन। सो क्या होगा इसका जवाब? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए डिसिप्लिन, है ना, क्योंकि डिसिप्लिन ही वो एक ऐसी चीज कह सकती हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट में कोई भी पर्सन हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, नीचे लेवल का और टॉप लेवल का हो, अगर डिसिप्लिन है ना हमारे ऑफिशियल वर्क में, तो जो उनकी कमिटमेंट होते हैं वो दोनों के दोनों अपने फुलफिल करेंगे ईमानदारी से और बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 6 पे। A brand or part of the brand that is given legal production is called, यानी कि ब्रांड कह लो या ब्रांड का कोई पार्ट कह लो जो लीगल प्रोडक्शन देता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांड मार्क कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं, सी ब्रांड कहते हैं, या फिर डी ब्रांड नेम कहते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी ट्रेडमार्क, यानी कि ट्रेडमार्क ही होता है जो हमें लीगल प्रोडक्शन देता है कि अगर कोई भी दूसरी कंपनी या कोई दूसरा व्यक्ति हमारे ट्रेडमार्क का यूज करके कुछ बिजनेस कर रहा है तो हम उस पर लीगली एक्शन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास राइट है। सो ट्रेडमार्क की वजह से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज मल्टी डायमेंशनल which specify that the task of management is to make the strength of human resources effective and their weakness irrelevant towards achieving the organization objectives। क्या कह रहा है? हमें मैनेजमेंट के उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर रहा है जो ये बताता है कि इट इज मल्टी डायमेंशनल। ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, जो स्पेसिफाई करता है मैनेजमेंट के टास्क को, ताकि टू मेक द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको हम इफेक्टिव तरीके से कैसे अपने लिए स्ट्रांगली मतलब बना पाए, स्ट्रेंथ बना पाए, और उसके वीकनेस जो उसकी इररिलेवेंट है, जो हमारे काम के लिए नहीं है, उसको हम हटा दें ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। तो वो क्या चीज है? वो मैनेजमेंट की कौन सी विशेषता है जो इसके बारे में बात कर रही है? आपके ऑप्शन है ए मैनेजमेंट ऑफ वर्क, बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सी मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, या फिर डी मैनेजमेंट ऑफ गोल्स। सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी मैनेजमेंट ऑफ पीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर 8th क्वेश्चन। सो हियर इज योर 8th क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं? डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट एंड protect a company's image and its individual products in the eyes of the public। यानी कि वो कौन सी वैरायटी, मतलब प्रोग्राम की वो वैरायटी है जो डिजाइन करती है, मतलब प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी की इमेज को, एंड इट्स इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन द आइज ऑफ पब्लिक, और पब्लिक की नजर में अपने मतलब खुद के प्रोडक्ट को। तो वो क्या चीज है? एडवर्टाइजिंग है, पर्सनल सेलिंग है, पब्लिसिटी है, पब्लिक रिलेशन है। तो जब भी आपकी बात करें ना यहाँ पर आईज ऑफ द पब्लिक, यानी कि पब्लिक की नजर में हम अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बनाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, अपनी कंपनी की इमेज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पब्लिक के साथ रिलेशन बढ़िया बनना होगा। जब पब्लिक के साथ रिलेशन बढ़िया होगा तो ऑब्वियस सी बात उनकी नजर में हम अच्छे बनेंगे, है ना। सो 8th क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक रिलेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। Which type of organizational structure will you suggest for a firm which has diversified activities and operation requiring a high degree of specialization? यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशन का वो कौन सा स्ट्रक्चर सजेस्ट करेंगे, ठीक है, फर्म के लिए जो डाइवर्सिफाई करता है, उसकी बहुत सारी जितनी भी एक्टिविटी उसको डाइवर्सिफाई करता है, और उसके ऑपरेशन को जो हमें चाहिए होते हैं हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन के लिए। तो आपके ऑप्शन है ए सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, बी डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, सी डाइविजनल स्ट्रक्चर, या फिर डी फंक्शनल स्ट्रक्चर। समय मैं नहीं दूंगा, वो आपको खुद ही देखना है। जवाब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फंक्शनल स्ट्रक्चर वो होता है, ठीक है, जो फर्म की जितनी भी एक्टिविटी उसको डाइवर्सिफाई करने का काम करता है, मतलब अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, सो दैट कामों में हमारा स्पेशलाइजेशन आ सके, कि मतलब हर एक काम
जो काम जिसका है अगर उस काम को वही करे तो बेहतर तरीके से कर पाएगा एज कंपेयर टू उस पर्सन की जिसको वो चीज नहीं आती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर। 10वां क्या कह रहे हैं? 10वां कह रहा है चेंजेस और इवेंट। क्या कह रहा है? चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट they can be anticipated and managerial response to them can be developed is suggested by the following importance of planning। मतलब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है चेंजेस या फिर इवेंट जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं लेकिन दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड मैनेजरियल, मतलब वो एंटिसिपेटेड हो सकते हैं और मैनेजरियल हो सकते हैं। किस चीज के लिए? सो दैट वो रिस्पॉन्सिबल हो विकास में, डेवलप में। ये किसके मतलब प्लानिंग की कौन से इंपॉर्टेंस को सजेस्ट करने का काम कर रहा है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है आपका ए प्लानिंग फैसिलिटी डिसीजन मेकिंग, बी प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, सी प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, या फिर डी प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सही आंसर है आपका। ठीक है, चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें आपकी हार्ड नहीं है। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है ना उसी चीजों को थोड़े अलग तरीके से पूछ रहा है, मतलब उसका कोई प्रिंसिपल इसने उठा लिया, ठीक है, इसके अलावा उसने कुछ ऐसी बात कह दी फिर बोल दिया कि इनमें से किस चीज के अंदर आएगा। तो चीजें वही हैं आपने जो पढ़ रखी हैं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। थोड़ा सा पढ़ोगे, समझोगे ना क्वेश्चन को, यूं चुटके बजा करके आपका माइंड क्लिक करेगा और क्लिक के साथ आपके पास आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए फटाफट करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ग्रुपिंग सिमिलर नेचर जॉब्स इनटू लार्जर यूनिट्स कॉल्ड डिपार्टमेंट्स इज द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या कह रहे हैं? अब हमें आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट के उस फंक्शन को कि जिसके अंदर ये सारी बातें कही गई है कि जो ग्रुपिंग है वो सिमिलर नेचर है जॉब का इनटू लार्जर यूनिट, जिसे हम डिपार्टमेंट कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट फंक्शन का एक प्रोसेस है। तो वो कौन सा है? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है या स्टाफिंग है? इसके शब्दों से हमें पता चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग कर रहे हैं सिमिलर नेचर जॉब्स को लार्जर यूनिट में। और जब डिपार्टमेंट बन रहा है इसका मतलब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, जो चीजें बिखरी है उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये फंक्शन कौन सा होगा मैनेजमेंट का? ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहे हैं? द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन सजेस्ट दैट। एक स्टेटमेंट है, कह रहा है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। अभी कौन सजेस्ट कर रहा है, क्या सजेस्ट कर रहा है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन, बी प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग, सी प्लान इज फ्रेम्ड, इट इज इंप्लीमेंटेड and is followed by another plan and so on। या ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज इन ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता चल चुका होगा कि क्या हो सकता है। पता है? नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं है, डी वाला मत लगा देना। डी वाला आपको बड़ा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है तो आपने डी लगा दिया, नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन। जो प्लानिंग होता है ना वही अदर फंक्शन को प्रोसीड करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज की प्लानिंग करके चलेंगे ही नहीं तो ना ऑर्गेनाइजेशन होगा, ना कोई काम एग्जीक्यूट होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा, ना डायरेक्ट होगा, ना स्टाफिंग में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सब काम से पहले हमारा प्लानिंग होता है। प्लानिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि उस वर्क को कैसे करना है। जैसे कि आपका एग्जाम आने वाला है तो सबसे पहले आप सोचोगे ना कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे होंगे सबसे पहले मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा, फिर जो थोड़े कम आ रहे होंगे फिर उसको करूंगा, जो बिल्कुल नहीं आ रहे होगा उसको लास्ट में टाइम दूंगा। ये प्लानिंग हुआ ना, और प्लानिंग के बाद फिर आप एग्जीक्यूट करते हो। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्या कह रहा है? A major decision area under one of the function of marketing is the decision regarding marketing intermediaries to be used. Name the function। कह रहे एक मेजर डिसीजन एरिया जो किसी फंक्शन के अंदर वन ऑफ द फंक्शन मतलब जो अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर मार्केटिंग इज द डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स टू बी यूज्ड, किसके लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा फंक्शन है
ये जानने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रमोशन या फिर ऑप्शन डी ट्रांसपोर्टेशन। सो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 14 पे चलते हैं, फटाफट करते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए जल्दी जल्दी। द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विथ फॉरेन कंट्री। क्या कह रहे हैं? नेचर पूछ रहे हैं रिलेशनशिप का हमारे देश का दूसरे देशों के साथ। इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का वो कौन सा एलिमेंट, मेजर एलिमेंट है इनमें से, हमें वो बताना है। ए सोशल एनवायरनमेंट, बी लीगल एनवायरनमेंट, सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या फिर डी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। रीजन भी क्योंकि यहां पर हम माना कि हमारी इकोनॉमिक चीजें फुलफिल होगी एक देश का दूसरे देश से, लेकिन सबसे पहले हमें पॉलिटिकल रिलेशन बनाने पड़ते हैं, उसके बाद जाकर के कोई अदर एक्टिविटी प्रोसेस होती है एक कंट्री की दूसरे कंट्री के बिटवीन में। ठीक है, सो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, ध्यान रखिएगा बिजनेस के अंदर। 15वां विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस, आई डोंट थिंक सो। ऑप्शन नंबर बी फोकस ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज इज ऑन कस्टमर नीड, मतलब जो मार्केटिंग एक्टिविटीज का फोकस केवल कस्टमर की जरूरत होती है, क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर सी मार्केटिंग इज मेरली अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो मार्केटिंग है वो केवल पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है। या फिर ऑप्शन नंबर डी मार्केटिंग मिक्स इज अ वाइडर टर्म देन प्रोडक्ट मिक्स, यानी जो मार्केटिंग मिक्स है वो वाइडर टर्म है, मतलब बड़ा टर्म है देन प्रोडक्ट मिक्स से। तो क्या लगता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें वो बताना है। मतलब इसमें से काफी स्टेटमेंट हमारे सही है, यानी 3 सही है, 1 गलत है। तो गलत कौन सा है? गलत ये है कि जो मार्केटिंग है वो केवल पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केटिंग केवल पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। 16वां प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद डैश एंड डैश, यानी जो प्लानिंग है वो क्लोजली कनेक्टेड है किस किस से? ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ऑप्शन बी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन सी स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन डी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इसका जवाब मेरे ख्याल से अगर बच्चे दें तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये केवल बुक के नजरिए से नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं ना, तो आप ऐसे भी जवाब दे सकते हैं कि प्लानिंग किस चीज से संबंधित है। आपका सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यहाँ क्रिएटिविटी आ जाएगा, यहाँ इनोवेशन आ जाएगा, क्योंकि प्लानिंग हमारे क्रिएटिविटी तो लाता है ना। हाँ, इस काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस काम को हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्रिएटिविटी ही नया इनोवेशन लाती है। तो इसलिए जो प्लानिंग होती है ना वो कनेक्टेड है हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से। 17वां डैश इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो सर्व एज अ प्रमोशनल टूल, यानी कि इनमें से एक सही ऑप्शन है जो बता रहे हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, जो कि जरूरी विच इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर, मतलब जो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है बल्कि प्रमोशनल टूल के रूप में भी सर्व किया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेडिंग, बी लेबलिंग, सी पैकेजिंग या फिर डी ब्रांडिंग। तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग हमारा मार्केटिंग का बहुत अच्छा जरिया है। क्योंकि जितनी बेहतर पैकेजिंग करेंगे ना, लोग उतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं उस चीज की तरफ, है ना। हम खुद एक कस्टमर है जिसको बहुत अच्छे से समझते हैं। 18वां क्या करें? एज पार्ट ऑफ रेगुलेशन टू बी फॉलो बाय एडवर्टाइजर द एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यू ब्रांड ऑफ बेबी फूड फॉर इन्फेंट्स provides important information for potential buyer that it is not recommended for infants under the age of 4 months. Which dimension of the business environment is highlighted in the above statement? जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया है ना, तो ये जानना चाह रहा है कि इसमें से कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है सोशल। यहाँ पे ध्यान रखना, छोटे से बच्चे की बात की जा रही है, उसके मतलब जो उसका जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, बेबी प्रोडक्ट या बेबी जो भी प्रोडक्ट होता है, उसको किस तरीके से एडवर्टाइज किया जाना चाहिए, वो उसकी बात पूछ रहा है। तो कौन सा डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये जानना चाह रहा है। ऑप्शन ए सोशल एनवायरनमेंट, बी लीगल एनवायरनमेंट, सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या फिर डी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसका जवाब मेरे ख्याल से काफी बच्चे दे देंगे, क्योंकि बहुत सिंपल है। सिंपल है, क्या लगता है सिंपल है कि नहीं? काफी बच्चे बोल रहे हैं सर सोशल होगा,
कुछ लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक होगा, लेकिन नहीं, ना सोशल है ना इकोनॉमिक है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसने ये भी तो कहा है ना, नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स अंडर द एज ऑफ 4 मंथ्स, यानी कि वो बच्चे, वो शिशु जो 4 महीने से कम उम्र के हैं उनको रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये एक लीगली चीजें एनवायरमेंट के अंदर बताई गई चीजें, जो प्रोडक्ट आप बच्चों के लिए बना रहे हो वो किन किन बच्चों के लिए हो सकता है, वैधानिक कहते हैं ना, इसलिए। 19वां, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फायोल विच एम टू प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी इज, यानी प्रिंसिपल मैनेजमेंट क्या है जो फेल के द्वारा दिया गया था, जिसका एम होता है प्रिवेंटिंग ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग को से बचाव करना, ऑफ एक्टिविटी, किसी भी क्रिया का ओवरलैपिंग से बचाव करना। तो वो कौन सा प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन या फिर डी ऑर्डर। तो 19वीं का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलते हैं 20वें पे। Dash ensures that the subordinate perform tasks on behalf of the manager, thereby reducing his workload and providing him with more time to concentrate on important matters. आपके ऑप्शन है ए, डिसेंट्रलाइजेशन, बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सी, अथॉरिटी या फिर डी, अकाउंटेबिलिटी। अभी पूछ क्या रहा है, यानी कि इनमें से वो सही ऑप्शन है जो इंश्योर करता है कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं, सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ काम करने वाले लोग, परफॉर्म टास्क ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजर, वो मैनेजर उनको जो कहता है उसके बिहाफ पर वो काम करते हैं, देयर बाय रिड्यूसिंग हिज वर्कलोड, सो दैट क्या होगा, उनका जो वर्कलोड है वो कम किया जा सके, एंड प्रोवाइडिंग हिम विथ मोर टाइम टू कंसंट्रेट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर, ताकि वो जो मैनेजर है वो अदर मैटर्स पर ज्यादा ध्यान फोकस कर सके अच्छे से। तो वो क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन है, अथॉरिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो 20वें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, 21वां, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा, यानी कि क्लासिफिकेशन का वो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इनमें से एक ऑप्शन है जो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है प्रोडक्ट का, जो इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बहुत सारी विशेषताओं में से कुछ ही इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो उसको, उस प्रोडक्ट को उससे अलग करती है, जैसे कि क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा। तो उनमें से कौन सा प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइजेशन है, ग्रेडिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या फिर सेलिंग है। तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रेडिंग, क्वालिटी, साइज एक्सेट्रा ग्रेडिंग में आ जाता है। ठीक है, 22वां क्या कह रहे हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड other forces that are outside the control of business enterprise but they may affect its performance is known as, यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी की बात कर ली जाए, इंस्टीट्यूट की बात की जाए या फिर कोई अदर फोर्सेस जो बाहरी वातावरण में मौजूद हैं, ठीक है, जो बिजनेस एंटरप्राइज को कंट्रोल करने का काम करते हैं और प्रभावित करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को, उसे कहा जाता है बिजनेस एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट या फिर इकोनॉमिक एनवायरमेंट। 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस एनवायरमेंट, क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं और उसी में सारी चीजें होती हैं, इसमें सारे इंडिविजुअल आ गए, इंस्टीट्यूशन आ गए या फिर अदर फोर्सेस आ गए जो बिजनेस को उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं। तो बिजनेस एनवायरमेंट कहलाता है वो आपका। ठीक है, 23वां, name the concept that refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior and determine the number of levels of management in the organization. आपके ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, सी, हियरार्ची ऑफ अथॉरिटी या फिर डी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो हमें क्या बताना है, नेम द कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का नाम बताना है जो हमें ये बताता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब जितने भी ज्यादा सबऑर्डिनेट हैं, दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज, मतलब जो प्रभावित रूप से मैनेज किए जाते हैं बाय सुपीरियर, उनके ऊपर लेवल के बंदों के द्वारा, एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने मैनेजमेंट लेवल होते हैं उसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं। तो उनमें से कौन सा ऑप्शन आप सही है हमें ये जानना है, बहुत सिंपल है,
ये आपका कहलाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहे हैं? टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर का ये विश्वास है कि केवल एक ही ऐसा तरीका है जो हमारे एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकता है। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस, और ये मेथड डेवलप किया जा सकता है पढ़ाई से, विश्लेषण से। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। अब हमें क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को बताना जो ऊपर बताया गया, तो वो कौन सा है? ए ऑप्शन ए हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, ऑप्शन बी साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऑप्शन सी डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, या ऑप्शन नंबर डी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो क्या है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, 25वां। सो फाइनली हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता हुआ है। आप सेक्शन बी पे आ चुके हैं। इसमें भी 24 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से 20 आपको करने हैं वो एग्जाम के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें 24 के 24 करने हैं। ठीक है ना। 25वां क्या कह रहे हैं? इंडिया हैज लॉन्च इट्स मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट which will allow better monitoring of the subcontinent, including its border with neighboring countries. ठीक है, by imaging the country 4 to 5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of floods and cyclones, the factor constituting the business environment being discussed above. अब इनमें जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी कि जो इंडिया ने लॉन्च किया है कि मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट है जो मॉनिटरिंग करेगा हमारे सब कॉन्टिनेंट को, हमारे बॉर्डर को, पड़ोसी मुल्क को, और 4 से 5 टाइम मतलब एक दिन के अंदर इमेजिंग प्रोवाइड करेगा। तो अच्छी खासी चीज़ें क्वालिटी बता रहा है। तो वो कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट है जो डिस्कस किया गया है? सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन 25 का आ रहा होगा, कह रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा सर। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ना, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होगा। 26वां क्या कह रहे हैं? यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एनवायरनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस एनवायरनमेंट वाले कंसेप्ट को ना और स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। विच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के एक और क्वेश्चन, will precede the step in which the manager is required to make certain assumption about the future, which are the base material upon which the plans are drawn. यानी कि प्लानिंग का वो कौन सा प्रोसेस या स्टेप है जो मैनेजर को जरूरत पड़ती है या assumption निकालने के लिए कि फ्यूचर में क्या चीजें हो सकती हैं, और उसी के आधार पर वो प्लान्स को ड्रॉ करता है। Implementing the plan, B identifying alternative courses of action, सी सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर डी सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। 26वें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है। 27वां, ठीक है, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर कंसीडर्ड टू बी द की टू द सक्सेस ऑफ अ फर्म। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हाईलाइटेड बाय दिस स्टेटमेंट। अब इसमें से यहां से लेकर के यहाँ तक जो चीज़ें बताई गई हैं, तो उसमें से वो कौन सा मार्केटिंग मैनेजमेंट को हाईलाइट किया गया ये बताया गया जाना है आपको। ऑप्शन ए प्रोडक्शन कंसेप्ट, बी प्रोडक्ट कंसेप्ट, सी सोसाइटल कंसेप्ट, या फिर डी मार्केटिंग कंसेप्ट। तो 27वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है। 28वां, एमिंग टू रिवाइव जम्मू एंड कश्मीर attraction as the top location for film shooting. The J&K Film Policy 2021 offers a host of incentive to the filmmakers such as subsidies and low long-term interest rates for film and patriotic and certain other themes shot in J&K for giving work opportunity to local artists etc. This will have an impact on business enterprises in the state. Which component of business environment is highlighted above? अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन और आ गया, और जिसने जो बताया ना आपसे, जिसने एक केस स्टडी के रूप में लिया, एक केस स्टडी आपको दे दी है, उस केस स्टडी के बिहाफ पर आपको जवाब देना है कि वो क्या जानना चाह रहा है आपसे। इसने क्या बताया
जम्मू कश्मीर को रिवाइव करना, उसको एक नया जीवन दान देना, फिर वहाँ पे फिल्म मेकर को अट्रैक्ट करना कि आप यहाँ पे फिल्म की शूटिंग करते हैं तो हम सब्सिडी भी देंगे, इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट हमारा लो रहेगा अगर लोन भी लेते हो तो। साथ ही साथ क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा शॉट ले सकते हो, वहाँ पर थीम बेस बना सकते हो, तो उससे वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फायदा मिलेगा, यानी कि वहाँ की जॉब को क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है ना। तो इस कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट को हाईलाइट किया गया, हमें ये बताना है। ए स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, या फिर डी टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो 28वें का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जॉब को क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जब रोजगार की बात आ जाए तो वहां इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात की जाएगी। ठीक है, ठीक है। 29वां, द टोपर ग्रुप इज लुकिंग टू मेक अ फोरे इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स and it has set up a business to seize the business opportunity and add to its prospects on the long run. The company has already pivoted into a number of new projects like electronics, 5G network equipment, as well as semiconductor. Which economic objective of management does the business seek to fulfill? अब इसके द्वारा वो कौन सा ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का जो बिजनेस फुलफिल कर रहे हैं आपका? सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिट या एफिशिएंसी। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ग्रोथ की बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो टॉपर ग्रुप है वो देख रहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें सेमीकंडक्टर का, ज्यादा से ज्यादा हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएं, प्रोस्पेक्टर को बढ़ाएं, ताकि लंबे समय तक हम काम कर सकें। तो वो ग्रोथ की बात की जा रही है। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कॉस्ट सेट द लोअर लिमिट्स ऑफ द प्राइस, द यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड the intensity of demand of the buyers sets the upper limit. So in case of inelastic demand, total revenue dash when prices increase. जिसके पास इकोनॉमिक है वो बहुत अच्छे से जवाब दे पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये प्रोडक्ट कॉस्ट जो सेट करता है लोअर लिमिट ऑफ प्राइस का, यूटिलिटी जो प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट का, और इंटेंसिटी ऑफ डिमांड का बायर के रूप में। सो इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, अगर इनइलास्टिक डिमांड है तो टोटल रेवेन्यू हमारे क्या होगा, राइज होगा, फॉल होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर राइज और फॉल्स दोनों हो सकता है। तो 30वें का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए है, राइज होगा। क्या होगा? राइज बढ़ेगा। ठीक है। 31, अ मैनेजर इन अ कंसिस्टेंट मैनर हैज टू एंश्योर दैट इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट, coordination gives direction to the willing spirit. The characteristics of coordination being highlighted above. अब वो coordination का कौन सा characteristic जो highlight किया गया है हमें वो बताना। आपका ऑप्शन है coordination is the responsibility of all manager. Coordination is the deliberate function. Coordination integrates group efforts, या फिर ऑप्शन नंबर डी coordination is a continuous process. 31st का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी है, coordination is the deliberate function. ठीक है। 32वां, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास दो स्टेटमेंट, उसमें से बताना कि कौन सा सही है कौन सा नहीं। ठीक है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, यानी अकाउंटेबिलिटी हमारी डेलीगेटेड हो सकती है। या फिर स्टेटमेंट सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कंप्लीटली, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डेलीगेट हो सकती है। तो हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, या ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों के दोनों ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दोनों ही गलत है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? ये 32। तो ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ना ये सही है ना ये सही है। तो 32वें का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The CEO of Radhe Sales Private Limited, Mr. Kumar, wants to get maximum output from the employees at a competitive cost. On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get the maximum salary while working the least. The principle of management given by Fayol being violated by Ramakant is, मतलब जो CEO है राधे साइकिल्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड का मिस्टर कुमार, वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट चाहता है, ठीक है, और कम से कम कॉम्पिटिटिव कोस्ट चाहता है एम्प्लॉय की,
लेकिन जो रमाकांत उस कंपनी में एम्प्लॉय है वो चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले और काम कम करवाया जाए। तो इसमें से जो कौन सा प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जो रमाकांत वायलेट कर रहा है? ऑप्शन ए रेम्युनरेशन का, बी इक्विटी का, सी डिसिप्लिन का, या फिर डी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो 33 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है। 34 अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। हमें करेक्ट सीक्वेंस में इसे क्या करना है? ऑर्गेनाइज करना है। मतलब पहले क्या उसके बाद क्या। ऑप्शन ए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, सी आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, या फिर डी इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब इसमें से सही जवाब क्या, पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा, वो हमें बताना है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहले हम ये लिखेंगे। ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका डिपार्टमेंशन, यानी कि फिर आएगा आपका ये बी, पहले सी फिर बी। उसके बाद अगर आपको आगे नहीं भी आता तो पहले देख लो कि सी बी कहाँ पर एक साथ है। तो देखो सी बी, यहाँ भी सी बी, दो जगह सी बी है, यहाँ भी बी और सी यहाँ पे भी है। इसका मतलब हमें तीसरा देखना पड़ेगा। तो तीसरा क्या है? तीसरा हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, यानी कि फिर ए आएगा, यानी कि पहले सी फिर बी फिर ए। तो सी बी ए यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 35 द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ करिश्मा लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट्स फॉर मैन, हैज एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय 10%। ठीक है। बट द सेल्स डिपार्टमेंट डज नॉट अप्रूव ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। मतलब क्या कह रहा है? करिश्मा लिमिटेड एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है। अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड, मतलब एक फर्म है जो रेडीमेड करती है गारमेंट्स को, और जिसका उद्देश्य है कि वो प्रोडक्शन को 10% से बढ़ा दे। लेकिन जो सेल्स डिपार्टमेंट है डज नॉट अप्रूव ऑफ द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, वो मना कर रहा है, मतलब अप्रूव नहीं करेगा प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं किया जाए। टिल चेंजेस आर ब्राउट अबाउट इन द प्रोडक्ट टू इनकॉर्पोरेट लेटेस्ट फैशन, लेकिन फिर भी चेंजेस को खरीदा गया, मतलब किया गया। This kind of conflict bring to the light following importance of the force that can help to accomplish the linking of activity of various department. अगले किस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो कौन से इंपॉर्टेंस, फोर्स ऑफ इंपॉर्टेंस को बताने का काम करता है, हमें ये बता। ऑप्शन ए ग्रोथ इन साइज, बी फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सी स्पेशलाइजेशन, या फिर डी एफिशिएंसी। 35 का सही जवाब आपका हो जाएगा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। यहाँ फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, इस फंक्शन का अलग का वो चीज़ें बोल रहा है, सेल्स अलग बोल रहा है। नहीं, जो प्रोडक्टिव टीम है जो मैं काम कर रही प्रोड्यूस करने का, वो कुछ और कहना चाह रही है, जो सेल्स टीम है वो कुछ और काम करना चाह रही है। तो तालमेल में थोड़ी कमी आ रही है और इस वजह से यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन आता है। 36 प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क, the feature of planning being referred to in the above statement. आपके ऑप्शन ए planning is a continuous process, B planning is futuristic, C planning is pervasive, या फिर D planning is a mental exercise। 36 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी, planning is a mental exercise is the correct answer, क्योंकि planning हमारा बिल्कुल दिमागी एक्सरसाइज होता है जो हम सोचते हैं कि कैसे इस चीज को करना चाहिए। 37 Silico Limited has appointed the former consulting executive of Sri Shakti Limited, Rajan Bahal, as its vice president. What will be his basic task? राजन बहल को वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया है। अब इसका बेसिक टास्क क्या हमें ये बताना है। ऑप्शन ए टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स। ऑप्शन सी टू oversee the efforts of the workforce, या फिर डी help to maintain quality of output। 37 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होगा इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके बीच में, उनकी क्रियाओं के बीच में तालमेल बनाने का काम इसका रहेगा। 38 द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी विच इज बेस्ड ऑन द premise that any activity which satisfy human needs
but does not pay attention to the ethical and ecological aspect of marketing cannot be justified. मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफी कहती है, जो बेस है हमारा कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ना उससे हमारे ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाई होना चाहिए, बट डज नॉट पे, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे एथिकल और इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट को, तो ये मार्केटिंग कैन नॉट बी जस्टिफाई, और मार्केटिंग इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटियल मार्केटिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट या फिर डी प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो 38 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ समाज की बात करें ना, एथिकल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की जा रही है, तो सोशल को लेकर बात की जा रही है, इसलिए सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 39, रवि ज्वाइंड अ मार्केटिंग फर्म एज अ सेल्स मैनेजर। ठीक है, ऑन हिज फर्स्ट डे इन द कंपनी ड्यूरिंग द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा था, द सीईओ ऑफ द कंपनी टोल्ड रवि दैट ही विल हैव टू simultaneously perform the function of management like planning, organizing, staffing, directing, controlling all the time. Which characteristics of management was the CEO referring to? यानी कि जो CEO कंपनी का वो बता रहा है कि जो रवि है सामान्यतः मैनेजमेंट के सभी फंक्शन को परफॉर्म करता है, तो वो कौन सी विशेषताएं बताई जाएगी मैनेजमेंट की जो CEO रेफर कर रहा है? ऑप्शन ए, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ऑप्शन बी, मैनेजमेंट इज ऑल परवासिव, ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, या फिर ऑप्शन डी, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। 39 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है कि मैनेजमेंट का क्वेश्चन 3-4 आ चुके हैं हमारे सामने। 40वां, अनलाइक प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ विच रिक्वायर अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और लोअर टू प्रोसेस वैलिड डिग्रीज, मतलब अनलाइक प्रोफेशन जैसे कि मेडिसिन से हो गया या लॉ से संबंधित हो गया, तो जो डॉक्टर और जो लॉयर होते हैं उनको पहले प्रैक्टिस की नीड पड़ती है अपनी डिग्री को वैलिड करने के लिए। नाउ वेयर इन द वर्ल्ड इज इट मैंडेटरी फॉर अ मैनेजर, इसी तरीके से दुनिया में क्या मैनेजर के लिए मैंडेटरी है टू प्रोसेस एनी सच प्रोफेशनल डिग्री, ऐसे प्रोफेशनल डिग्री को प्रोसेस करने के लिए? अब वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन सी विशेषताएं प्रोफेशन की जिसमें बताई गई है। ऑप्शन ए, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सी, प्रोफेशनल एसोसिएशन, या फिर डी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो 40 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। बिल्कुल, अगर आपके पास किसी चीज़ की प्रैक्टिसिंग नहीं है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं लेकिन डॉक्टर की प्रैक्टिसिंग नहीं है, आपने कोई एग्जाम पास किया ही नहीं है, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आप नहीं कर सकते वो काम। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी है, अगर मैनेजमेंट अपने मान लो डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस आप एग्जीक्यूट करके बहुत अच्छे लेवल पे जा चुके हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप वो काम कर सकते हो, लेकिन अगर डिग्री रहती है तो उसकी वैल्यू को वो और बढ़ा देता है। ठीक है ना। 41, फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड may not turn out to be in the organization's interest. The limitation of planning being referred to in the above statement is option A, planning does not guarantee success, option B, planning may not work in a dynamic environment, option C, planning leads to rigidity, या ऑप्शन नंबर डी, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। 41 का सही आंसर है कि आपका जो प्लानिंग है लीड्स टू रिजिडिटी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल डू फॉर 42, the technique of scientific management given by Taylor which aims to establish interchangeability of manufactured parts and product is method study, B, motion study, C, signalization, या फिर डी, differential piece weight system। तो 42 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा ना, बिल्कुल आपका 42 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, स्टैंडर्डाइजेशन। 43, फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमें पढ़ना है, उसमें से कौन सा सही हमें ये जवाब देना है। पहला कह रहा है एडवर्टाइजिंग इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है एडवर्टाइजिंग लेक्स डायरेक्ट फीडबैक। अब इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत हमें ये बताना है, तो क्या लगता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत हो सकता है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें से जो एडवर्टाइजिंग है बिल्कुल सही है, हमारा इम्पर्सनल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। ऐसा तो है नहीं कि हम घर जा करके लोगों को बता रहे हैं नहीं भाई देख ये प्रोडक्ट है ये चीज़ है, नहीं,
एडवर्टाइजिंग एक इम्पर्सनल होता है कम्युनिकेशन का तरीका, और जो एडवर्टाइजिंग होता है लेक्स डायरेक्ट फीडबैक, यानी डायरेक्ट फीडबैक की कमी इसके अंदर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, जो बताता है हमारे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। करते हैं 44। KTS Group is rolling out an initiative to help create wealth for its employee through the implementation of employee stock option. Through motivation and leadership, the management will help individual to develop team spirit, cooperation and commitment to the success of the group. The following importance of management is highlighted above. अब जो चीज़ें बताई गई है केटीएस ग्रुप के द्वारा, जो चीज़ इनिशिएट कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के वेल्थ को बना रहा है, एम्प्लॉय का ख्याल रख रहा है, उनको मोटिवेट करता है, अच्छी लीडरशिप कर रहा है मैनेजमेंट के अनुसार, तो वो कौन सा मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जा रहा है ये बताना चाह रहा है। आपके ऑप्शन है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। तो 44 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो भी तो अचीव किया जा रहा है ना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? एक एम्प्लॉय का पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो उस कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंचे और अच्छी सैलरी कमाए, है ना। तो वही यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। 45, इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर, ठीक है, मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। मतलब अगर ये प्लान किया जाए कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाना है लेबर से ज़्यादा, तो ज़्यादा मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। दिस स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग विल इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। अब जो प्रोसेस है प्लानिंग का, ये इसमें शामिल होती है कि लेबर और मशीनरी को कितना रखना है, मशीनरी ज़्यादा रखनी है, लेबर ज़्यादा रखना है, या कितना किस हिसाब से रखना है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस डिस्कस किया गया प्लानिंग का, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन, बी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, या फिर सी सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, या फिर डी इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान। तो 45 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान, ठीक है। 46 में चलते हैं। टेलर proposed 8 specialists from whom each worker will have to take order from as part of the technical functional foremanship specified by him. Those with technical mastery, intelligence and grit may be given dash work. Those with energy and good health may be assigned dash work. यानी कि टेलर है वो प्रपोज करें एक 8 स्पेशलिस्ट को, फ्रॉम whom जो प्रत्येक वर्कर हों, अच्छे ऑर्डर ले सकें, टेक्निकल फंक्शनल ग्रुप में फॉर्मेशनशिप में अच्छे से काम कर सकें। तो वो कौन है? प्लानिंग एग्जीक्यूशन, मतलब यहाँ पे प्लानिंग, यहाँ पे एग्जीक्यूशन, या फिर एग्जीक्यूशन प्लानिंग, या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, या फिर इम्प्लीमेंटेशन या प्रोडक्शन। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि यहाँ पे आएगा प्लानिंग, फिर आएगा एग्जीक्यूशन, यानी जो प्लान किया है उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 क्या करें? अ पर्सन फीलिंग हंग्री may get food by offering to give money or some other product or service in return to someone who is willing to accept the same for food। मतलब एक व्यक्ति है जो हंग्री है, अब वो क्या करें? may get food by offering to give money। अब वो खाना तभी प्राप्त कर सकता है जब वो किसी को मनी देगा, या फिर कोई उसको सर्विस देगा बदले में, या फिर कोई भी ऐसी चीज देगा जो चीज वो एक्सेप्ट कर लेगा फूड देने के बदले में। तो ये पूछ रहा था इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मार्केटिंग इलस्ट्रेटेड है। अब जो मार्केटिंग का फीचर इलस्ट्रेट किया गया ऊपर वो कौन सा है? एक्सचेंज मैकेनिज्म, बी कस्टमर वैल्यू, सी क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, या फिर डी नीड्स एंड वांट्स। तो क्या लगता है क्या जवाब हो जाएगा? बहुत सिंपल है यार, हम एक चीज के बदले दूसरी चीज देंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो वहां पे एक्सचेंज होगा ना, तो वहां पर एक्सचेंज मैकेनिज्म का यूज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 48 यहाँ पे हमें असर्शन दिया है और उसका रीजन दिया गया है। अब हमें बताना है कि क्या असर्शन सही है, अगर सही है तो क्या रीजन उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं पहले। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, जो हमारा प्लानिंग है वो भविष्यवादी है। रीजन क्या रहा है? प्लानिंग इज कंसर्न विद द फ्यूचर which is certain and does not require forecast।
यानी कोई भविष्यवाणी नहीं चाहता, ये नहीं बोलता। ऑप्शन ए बोथ, मतलब हमारा अजम्पशन और रीजन दोनों करेक्ट है, या फिर ऑप्शन बी अजर्शन ठीक है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, या फिर ऑप्शन सी हमारा अजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन सही से एक्सप्लेन कर रहा है अजम्पशन को, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर डी हमारा अजर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन जो रीजन है वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा अजर्शन को। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बच्चा हो जाएगा बी। यहाँ पर जो अजर्शन है वो तो करेक्ट है लेकिन जो रीजन इसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फाइनली हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी करते हैं फटाक से। इसमें देखो बच्चों हमें इसके बिहाफ पे जवाब देना है, तो इतना चीज पढ़ने का हमारा टाइम वेस्ट होगा, बस आप एक बार देख लो और पढ़ लेना अच्छे से, सो डेट आप इजीली जवाब भी दे पाओ, क्योंकि इसमें से हमें जवाब देना तो हमारे लिए आसान हो जाता है जवाब देना। मैं फटाफट अभी आपको केवल आंसर बता देता हूँ कि क्या क्या आंसर हो सकता है। आइडेंटिफाई द फिलोसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय S&M थ्रू विच इट इज डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग hierarchical level। ऑप्शन ए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सी डिवीजन ऑफ वर्क, या फिर डी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम जो ऊपर चीजें दी गई हैं इसको पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको आंसर पता चल जाएगा। 50 क्या कह रहा है, व्हाई इज देयर नीड टू अप्लाई द फिलॉसफी बीइंग फॉलोड बाय S&M विद कॉशन। ऑप्शन ए as it is can cause a delay in communication, b as it is can cause disintegration of the organization, c as it is can increase the workload of the top management, या फिर d as it is can reduce the chances of growth of the firm। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसको, इसलिए मैं आपको फटाफट आंसर बता पा रहा हूं। 51 the application of the philosophy discussed above can foster a sense of competition among us the department, which in turn will help the firm in the following manner। ऑप्शन ए फैसिलिटी ग्रोथ, बी बेटर कंट्रोल, सी रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, या फिर डी क्विक डिसीजन मेकिंग। तो 51 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ठीक है। 52 quote the line from above which highlighted the importance of philosophy towards providing management education to employees। ऑप्शन ए मेंटेन short lines of communication, B accelerate the development of talent, ऑप्शन सी selective disposal of authority, या फिर ऑप्शन नंबर डी recognize decision makers need for autonomy। तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी accelerate the development of talent। 53 as the decision making authority is pushed down the chain of command at S&M enterprises, it provides the benefit of quick decision making to the organization because there is no requirement for approval from many level, b organization is able to generate more returns, c there are innovative performance system, या फिर d it's a means of management education। 53 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए there is no requirement for approval from many levels। 54 the philosophy being followed by S&M is not followed by most other companies, this tells us that the philosophy is optional, b compulsory, c limited to superior and its subordinate, या फिर d merely done to lessen the burden of the manager। तो 54 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि अगर एक कंपनी कोई चीज यूज कर रही है फिलोसफी तो जरूरी नहीं कि दूसरी कंपनी भी वही फिलोसफी यूज करे, क्या पता वो फिलोसफी उसकी कंपनी में काम ना आए तो क्या फायदा। 55 मोहम्मद कांजीवल, a beekeeper since April 2021, is now part of the growing tribe of at least 50 urban dwellers across Maharashtra, raising bees and harvesting honey in their balconies, rooftops and back gardens, as he had been focused on eating right the thought of domesticating honey bees to promote healthy consumption habit and seeing honey being cultivated right before his eyes was mesmerizing for him। Identify the factor constituting the general environment being discussed above। ये क्या बता मोहम्मद कंजीवाल की बात कर रहा है जो बी कीपर है, मतलब
मधुमक्खी निकालने का काम करते हैं, अप्रैल 2021 से कर रहे हैं ये काम। अब उसको बढ़ाने की कोशिश करें, 50 अर्बन डॉलर एरिया में उन्होंने बढ़ा दिया, मतलब 50 अर्बन इलाके में उन्होंने अपना वो काम बढ़ा रखा महाराष्ट्र के। ठीक है, जो हार्वेस्ट करते हैं हनी को बालकनी पे, छत के ऊपर हो गया, गार्डन के पीछे हो गया, अलग अलग जगहों पर। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है हमें उस फैक्टर को जो जनरल एनवायरनमेंट भी यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो वो कौन सा एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है या फिर पॉलिटिकल है। तो 55 क्वेश्चन है ना, तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोशल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, 55 का बी आपका आंसर है। 56, Zolo, a marketer of cars having 40% of current market share of the country aims at increasing the market share to 70% in next few year। यानी कि Zolo एक मार्केटर है कार का जिसके पास 40% शेयर है करंट मार्केट में, और उसका एम है कि वो शेयर 70% हो जाए आने वाले कुछ सालों में। फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव द मैनेजर ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट। अब वो कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग जो डिस्कस किया गया वो हमें वो बताना है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट या फिर मार्केटिंग प्लानिंग। तो 56 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्केटिंग प्लानिंग, क्योंकि हम मार्केट को प्लान करके चलेंगे तभी हमारा 40 से 70% टारगेट को अचीव किया जा सकता है। 57, स्टाइल एंड फिट, स्टाइल एंड फिट, footwear manufacturing company has decided to offer 50% off on all its product due to the fall in demand। मतलब मांग में कमी आने के कारण वो 50% तक का छूट देने के लिए तैयार है। ठीक है, of its product as more efficient substitute have been introduced in the market, क्योंकि बिल्कुल उससे काफी मिलता जुलता प्रभावित सब्स्टिट्यूशन मार्केट में मौजूद है। Identify the pricing objective included by the firm which has made the firm resort to discontinue its product। तो वो कौन सा रीजन हम ये बताना है। Obtaining market share leadership, B, surviving in the competitive market, C, attaining product quality leadership या फिर D, protect the interest of public। मेरे ख्याल से इसका जवाब भी काफी बच्चे दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट की बात की जा रही है, मार्केट में वो बंदा सर्वाइव कर रहा है। सर्वाइव इसलिए कर रहा है क्योंकि जो चीजें वो बना रहा है उसकी सब्स्टिट्यूशन मार्केट के अंदर मौजूद है। ठीक है, 58, अ सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वांट्स टू बिकम अ मार्केट लीडर। फॉर दिस पर्पस द मैनेजर फॉलो एन एक्टिविटी विद सर्टेन लॉजिकल स्टेप। द फर्स्ट स्टेप suggested by him is to increase profit by at least 30% in the next quarter। What will be the last step of the activity being followed by the manager? ये पहला स्टेप था कि आने वाले तिमाही में हमें अपने प्रॉफिट को कम से कम 30% तक लेके जाना है। तो लास्ट स्टेप क्या होगा मैनेजर का, हम वो बताना है। फॉलो अप एक्शन, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एक्शन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव या फिर इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फॉलो अप एक्शन। मतलब जो आपने प्लान बना लिया है अब उसको फॉलो करना, सिंपल आंसर है इसका। इन शैलिन प्राइवेट लिमिटेड देयर इज वन हेड शैलिन who has 2 lines of authority under her। One line consists of Sara, Rajat, Abhishek, Ismail, Chris। Another line of authority under Shailin is Lata, Rupa, Geet, Hussain, Preeti। According to a principle of management given by Fayol, if Ismail has to communicate with Hussain, who is at the same level of authority, then illustrate the route he will have to traverse। मतलब हमें ये बता रहे हैं कि दो अलग अलग अथॉरिटी दी गई है। अब बता रहे कि अगर हुसैन को अपने सेम लेवल अथॉरिटी के साथ बात करना है तो वो कौन सा रूट अपनाएगा। ऑप्शन ए, इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, शलीन, लता, रूपा, गीत, हुसैन, या फिर हुसैन के बाद गीता, रूपा, लता, शलीन, सारा, रजत। ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हुसैन जो कि हमारा दूसरी अथॉरिटी है, अगर वो अपने सेम लेवल के लिए बात करना चाह रहा है तो इस्माइल, अभिषेक, रजत, सारा, ये हमारा क्या था, सारा, रजत, अभिषेक, इस तरीके से। फिर शलीन, राता, रूपा, गीत, हुसैन लास्ट में आ गया। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट, तो हर क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट
differential piece wage system, how much more will a worker making 60 unit earn as compared to worker making 49 units? If the standard output per day is 50 units and those who make standard output or more than standard get rupees 75 per unit and those below get rupees 65 per unit. क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक के अनुसार यहाँ डिफरेंशियल पीस वेज की बात की जा रही है। मतलब अलग अलग वर्कर को अलग अलग, अगर वो 60 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, वर्कर मेकिंग 60 यूनिट अर्न एज कंपेयर टू वर्कर मेकिंग 49 यूनिट्स, तो इनका स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है कि अगर वो 50 यूनिट बनाते हैं तो उनको कितना मिलेगा 75 पर यूनिट, और अगर उससे नीचे जाते हैं तो 65 पर यूनिट। तो इस हिसाब से इसमें कौन स्टैंडर्ड आउटपुट ज्यादा कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए 4500, बी 3185, सी 1350 या फिर डी 3250। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी 1315। सो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर कितने क्वेश्चन किए? 60। तो हमने 60 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और लेके आए। लेकिन पेपर में आपको कितना करना है? अगर पूरा कर सकते हो, टाइम आपके पास, तो पूरा कर लेना। लेकिन अगर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन को तो उस पर इतना वक्त मत गवाना। जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहे हैं वो छोड़ना। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि 24 24 12 करके होंगे, तो इसमें से 20 20 और 10 करने हैं, टोटल मिला के 50 करने हैं। तो इसमें से केवल आप 4 ही छोड़ सकते हैं, 6 मत छोड़ देना गलती से भी, और ना इसमें 6 छोड़ देना। 4 छोड़ सकते हो, अगर नहीं आता है तो, आता है तो पूरा कर लेना। सो इस हिसाब से हमने पूरा कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि मैंने अपना जो एफर्ट लगाया है आपको समझाने में वो आपके काम आया हो, आपको समझ में आया हो। इन केस कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। खुश रखिए, एकदम पॉजिटिव वे में। आप जो करना चाहते हैं, जितना मार्क्स लाना चाहते हैं, बेशक से लाएंगे। सो मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।